हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फॉर्मेट जो है उनके जो कंटेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट देखते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है। तो देखो, ट्रेडिंग अकाउंट जो है ये वैसे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ ही बनता है। हेडिंग इसकी होती है फॉर द ईयर एंडिंग, यानी ईयर के एंड में बनता है। इसलिए यहाँ देखो डेट के कॉलम नहीं होते, सिर्फ डेबिट और क्रेडिट साइड होती है, लेकिन डेट का कॉलम नहीं होता क्योंकि डेट तो पहले ही तय हो चुकी है कि वो ईयर एंडिंग पे है। अब देखिए कौन कौन से कंटेंट जो इसमें आते हैं। पहले डेबिट साइड को देखें, डेबिट और क्रेडिट दोनों को कंपेयर करते हुए अपन चलेंगे। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक यहाँ आता है। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा होता है। पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इस साल के लिए क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक बनेगा। ओपनिंग स्टॉक यहाँ आता है और ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आपका यहाँ आता है। तो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। इसके अलावा आप यहाँ दिखाते हैं टू परचेज, ये परचेज आपकी यहाँ जाती है। परचेज में से अगर कोई रिटर्न हो, परचेज रिटर्न, तो उससे आप लेस कर दीजिए। परचेज रिटर्न का एक और मतलब नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड, यानी बाहर की तरफ आपने रिटर्न किया। रिटर्न आउटवर्ड, बाहर की तरफ रिटर्न किया, यानी पहले जो अंदर आया था उसको आपने रिटर्न कर दिया, यानी ये परचेज रिटर्न है। और ऐसे यहाँ जब परचेज यहाँ आई है तो सेल यहाँ आएगी, और सेल में से सेल्स रिटर्न क्या होगा, लेस होगा। इनर कॉलम में सेल लिखेंगे, उसमें से सेल्स रिटर्न को लेस कर देंगे। सेल्स रिटर्न का एक और नाम होता है रिटर्न इनवर्ड, वो भी एक ही बात है, उनको लेस करके यहाँ लिख देंगे। सही है। इसके अलावा यहाँ आपके खर्चे आते हैं, जैसे केवल वेजेस है। तो वेजेस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्चा है। तो जितने भी इस टाइप के जो खर्चे होते हैं वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में आते हैं। वेजेस के बाद वेजेस एंड सैलरी, ध्यान देना, अगर सैलरी एंड वेजेस है तो यहाँ नहीं आएगा, वो फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। वेजेस एंड सैलरी यानी पहला वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंस रखता है। वेजेस जो है वो आपके यहाँ आएंगे। ओके, आगे चलें। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने आपको बताया, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सारे खर्चे आते हैं, तो डायरेक्ट खर्चे आपके यहाँ आएंगे। कैरेज कह लो या कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है माल मंगवाने के खर्चे। भाई कहीं से माल खरीदा तो मंगवाने में हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन के कोई खर्चे करने पड़े होंगे, वो आपके कैरेज इनवर्ड के खर्चे कहलाते हैं और वो यहाँ डेबिट साइड में आते हैं। इसके अलावा कैरेज ऑन परचेज, वही कैरेज ऑन परचेज और कैरेज इनवर्ड ही है, माल मंगवाने के खर्चे। कैरेज का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन, कैरेज का मतलब गाड़ी भाड़ा, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में हो सकता है गैस लगी हो, फ्यूल हो, पावर हो, क्योंकि ये सब मशीनों में काम आता है। चाहे गैस देख रहे हो आप, फ्यूल कोई लग रहा है, पावर लग रही है। ध्यान देना, इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग में नहीं आती, लेकिन पावर ट्रेडिंग में आती है, क्योंकि पावर जो है वो मशीनें चलाने के काम आता है। इलेक्ट्रिसिटी तो आपके ट्यूबलाइट, बल्ब, फैन वगैरह चलाने में काम आता है। बड़ी मशीनें जो है पावर किलोवाट के हिसाब से चलती हैं, हॉर्स पावर के हिसाब से चलती हैं। दैट्स व्हाई पावर का खर्चा ट्रेडिंग में आता है। इसके अलावा ट्रेडिंग में और क्या खर्चे हैं देखें। इसके अलावा ट्रेडिंग में आपकी फ्रेट, फ्रेट का मतलब भी माल मंगवाने का खर्चा होता है। इसके अलावा ऑक्ट्रॉई, ऑक्ट्रॉई क्या होता है कि किसी भी सिटी एरिया में जब कोई ट्रक एंटर करता है माल लेके, तो उस में चेक पोस्ट होती है, वहां टोल टैक्स के जैसे उनको टैक्स चुकाना पड़ता है। वो जो टैक्स है वो क्या कहलाता है, ऑक्ट्रॉई कहलाता है। तो सिटी एरिया में एंटर करने के लिए जो टैक्स चुकाया जाता है वो ऑक्ट्रॉई है। इसके अलावा कार्टेज, कार्टेज का मतलब ठेली भाड़ा। आप ठेले से माल मंगवा रहे हैं तो ठेले का जो पैसा लगेगा वो कार्टेज कहलाता है। इसके अलावा और भी कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं या प्रोडक्शन के काम आ रहे हैं। मैंने आपको बताया ट्रेडिंग में माल को बनाने या प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे या परचेज के खर्चे आते हैं। इसके अलावा फैक्ट्री, क्योंकि माल बनेगा कहाँ, फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री के जो खर्चे हैं जैसे फैक्ट्री की लाइटिंग, फैक्ट्री की लाइटिंग यानी फैक्ट्री में जो ट्यूबलाइट वगैरह चल रही है वो यहाँ आ सकती है। फैक्ट्री का रेंट, तो फैक्ट्री का कोई भी खर्चा है तो आप ट्रेडिंग में दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक चार्जेस, डॉक चार्जेस क्या होते हैं, तो देखिए जो समुंदर होता है उससे जहाज आपके पानी के जो आते हैं, शिप्स आते हैं, वो जिस जगह पे रुकते हैं उसे डॉक कहते हैं, और उस डॉक पे उनको चार्जेस पे करने पड़ते हैं, दे आर कॉल्ड डॉक चार्जेस। इसके अलावा क्लियरिंग चार्जेस, आपका सामान वहां से क्लियर होता है, परमिशन मिलती है उसको कंट्री में लाने की, तो उसके क्लियरिंग चार्जेस भी आपके लग रहे हैं। इसके अलावा इंपोर्ट ड्यूटी, यानी आपने माल बाहर से इंपोर्ट किया है तो उस पर जो आपने टैक्स चुकाया है वो इंपोर्ट ड्यूटी कहलाएगा। या कस्टम ड्यूटी है, आपने माल इंपोर्ट किया है उस पर कस्टम ड्यूटी लगी। वैसे इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी एक ही बात है। एक वर्ड आपका आएगा रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होता है कि जैसे आप देखते हैं कि मैकडोनल्ड्स वाला जो है जयपुर के अंदर बर्गर बेच रहा है, तो ऑब्वियस है कि मैकडोनल्ड्स तो एक अमेरिकन कंपनी है, उसने अपनी यहाँ फ्रेंचाइजी जयपुर में दे रखी है, वो खुद तो यहाँ के बना नहीं रहा है, बदले में वो क्या लेता होगा, वो लेता होगा पर बर्गर रॉयल्टी लेता होगा। दैट्स वाई रॉयल्टी भी एक डायरेक्ट खर्चा है।
तो रॉयल्टी भी जो है वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, क्रेडिट में से पूरी डेबिट साइड को लेस करेंगे, बैलेंसिंग फिगर में आपका जो है वो निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट लिखना पड़ता है ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L, क्योंकि ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और ये फिगर हमारा कैसे निकला, बैलेंसिंग फिगर में, ये अपन ने यहाँ लिख दिया। तो इस तरीके से ट्रेडिंग के कंटेंट एकदम फिक्स है कि ओपनिंग स्टॉक यहाँ आएगा, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ आएगा, परचेज में से रिटर्न लेस होके यहाँ आएगा, सेल में से रिटर्न होके यहाँ आएगा। इसके अलावा जितने भी डायरेक्ट खर्चे हैं, फिक्स आइटम है, ये कोई ज्यादा आइटम नहीं है, वेजेस है, कैरेज इनवर्ड है, गैस फ्यूल पावर, ये सब जितने भी फैक्ट्री के खर्चे हैं, जितने भी परचेजिंग से रिलेटेड खर्चे हैं, वो सारे के सारे यहाँ आ जाते हैं और बैलेंसिंग फिगर में आपका क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो आपसे यदि कोई पूछे कि ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट आप बनाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, सही है। तो इसमें न तो डेट कॉलम होता है, ना लेजर फॉलो कॉलम होता है, सिंपल आपका कॉन्सेप्ट है जो कि आपको ध्यान रखना है, ओके। तो अपन देखते हैं अब कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट क्या होता है। ये ट्रेडिंग के नीचे ही बनता है, जुड़ा हुआ, कोई अलग से नहीं बनता है, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग से दिखा रहे हैं, बाकी अलग से नहीं बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो ट्रेडिंग अकाउंट से आपने निकाला वो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ आ जाएगा, ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ये आपका यहाँ आ गया। उसके बाद जितनी भी अदर इनकम बची, अब इनकम रेंट फ्रॉम टेनेंट आपने किराए पर दिया, उससे आपको रेंट मिला, आपकी इनकम है, लिख दो। रेंट क्रेडिट हुआ, वो भी आपकी इनकम ही है, रेंट मिला ही है। डिस्काउंट रिसीव्ड, ये कैश डिस्काउंट है, जो कि आपने कैश बुक की भी जो है लिखा था जब आपको कैश रिसीव हुआ था। तो डिस्काउंट रिसीव वाला टॉपिक है, जब आप पेमेंट करते हैं तो डिस्काउंट रिसीव करते हैं। इसके अलावा कोई कमीशन आपने रिसीव किया, कोई आपने काम कर दिया किसी का, बदले में कोई कमीशन अगर आपको मिला। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं रिलायंस वगैरह के या टाटा के शेयर्स में पैसे लगा रखे हैं या डिबेंचर्स में पैसे लगा रखे हैं, उस पर आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो यहाँ आ जाएगा। डिविडेंड ऑन शेयर्स, अगर आपने उनके शेयर्स में पैसा लगा रखा है, उस पर आपको जो पार्ट मिलता है उसे डिविडेंड कहते हैं। इसके अलावा बेड डेट्स रिकवर्ड भी आपकी इनकम है, कि आपका पहले पैसा बेड डेट्स हो गया था, आप तो मान चुके थे उसे बेड डेट्स, लेकिन वो भला आदमी निकला, उसने आपको पैसे वापस दे दिए, तो फिर वो आपका बेड डेट्स रिकवर्ड कहलाएगा और ये भी आपकी इनकम है। एक एप्रेटेंस प्रीमियम, ये बच्चों को काफी परेशान करता है, बहुत ही आसान है। एप्रेटेंस प्रीमियम क्या होता है, ये होता है आपकी ट्रेनिंग फी। क्या होती है, ट्रेनिंग फी। आप अपने एम्प्लॉइज को अपने यहाँ ट्रेनिंग देते हो, बदले में उनसे ट्रेनिंग के चार्जेस लेते हो कि भैया हमने तुमको ट्रेन किया है, कल तो तुम हमारे यहाँ नौकरी छोड़ जाओगे, दैट्स व्हाई तुम ट्रेनिंग फी तो मैं दे ही दो, तो वो आपकी इनकम है। इसके अलावा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, आपने कोई फिक्स एसेट्स है, कोई लैंड है, बिल्डिंग है, उसको बेचा, फर्नीचर को बेचा, उस पर आपको प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट, सारे प्रॉफिट आपके क्रेडिट में ही आने हैं। इसके अलावा इनकम ऑन अदर सोर्स, कोई और इनकम आ गई हो, कोई और मिसलेनियस रिसिप्ट्स हो, वो जितनी भी इनकम है वो सारी की सारी क्रेडिट साइड में आती है। तो ग्रॉस प्रॉफिट तो आ ही गया, साथ में और भी कोई इनकम आ गई तो वो सारी अपन ने यहाँ दिखा दी। अब इन इनकम को कमाने के लिए कुछ खर्चे भी तो किए होंगे, वो जितने भी खर्चे हैं वो सारे आपके यहाँ आएंगे। अब देखो कौन कौन से खर्चे किए होंगे आपने। एक तो आपने किए होंगे ऑफिस से रिलेटेड खर्चे, जैसे ऑफिस में जो पर्सन आपके काम करते हैं, हर महीने आप उनको सैलरी देते हो, वो आप यहाँ दिखाओगे। सैलरी एंड वेजेस, देखो वेजेस एंड सैलरी था तो हमने ट्रेडिंग में दिखाया था, अब पहले सैलरी आ गई, सैलरी एंड वेजेस है, तो फिर वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। इसके अलावा ऑफिस का कोई रेंट पे कर रहे हो, ऑफिस की कोई रेट्स क्या होता है कि जो कमर्शियल एरिया होते हैं उसमें पर स्क्वायर फीट आपको हाउस टैक्स पे करना पड़ता है, उनको रेट्स बोलते हैं, है ना, और कोई टैक्सेस वगैरह हैं वो भी आपको पे करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑफिस में आपकी प्रिंटिंग होती होगी, जैसे कि आपकी बिल बुक है या आपका कोई और भी छोटे मोटे प्रिंटिंग का काम, जैसे आपके विजिटिंग कार्ड वगैरह हैं वो भी प्रिंट होते होंगे। और भी कोई स्टेशनरी जैसे आपका पेन, पेंसिल, रबर और स्टेपलर पेन्स वगैरह, ऑल पेन्स वगैरह काम आती होंगी, वो स्टेशनरी के खर्चे, सारे ऑफिस के खर्चे दिखाने हैं। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, आप अपने कस्टमर को डाक भेजते होंगे, टेलीग्राम भेजते होंगे, उनके खर्चे। लाइटिंग, ऑफिस में ट्यूबलाइट, फैन वगैरह चल रहे हैं, उनके खर्चे। पावर यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ मशीनें तो चल ही नहीं है, दैट्स वाई पावर तो ट्रेडिंग में ही आ सकता है। लाइटिंग का खर्चा जो है वो आप P&L में दिखा सकते हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस प्रीमियम, भाई बिजनेस कर रहे हो, इतना बड़ा शोरूम है, इतना बड़ा गोडाउन है, कल को आग लग जाए तो वो वाला इंश्योरेंस प्रीमियम आप यहाँ दिखाते हो। लेकिन ध्यान रखना ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं है, क्योंकि जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होता है वो ड्राइंग्स होता है और वो कैपिटल में से लेस होता है। दैट्स वाई ये बिजनेस के प्रीमाइसेस का और बिजनेस के गोडाउन का जो आप इंश्योरेंस करा रखा है उसका प्रीमियम है। इसके अलावा टेलीफोन चार्जेस, ऑफिस में टेलीफोन वगैरह होगा, कोई लीगल चार्जेस कि
क्या होता है जब बिजनेस करते हैं तो हो सकता है कोई हम पे कोर्ट केस कर दे या हमें किसी पे कोर्ट केस करना है, तो उस कंडीशन में आपको हो सकता है वकील अपॉइंट करना पड़े, तो उसके लीगल वगैरह के जो खर्चे होंगे वो पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा ऑडिट फी, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है। ऑडिट का मतलब होता है चेकिंग ऑफ अकाउंट्स। क्या होता है कि आपने साल भर में अकाउंट्स बनाए तो उनको चेक तो कराना पड़ेगा, तो सीए को आप अपॉइंट करते हैं और उसको चेकिंग ऑफ अकाउंट्स के लिए जो पैसे देते हैं उसको ऑडिट फी कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, हो सकता है कि आपका एजेंट जो है वो जगह जगह जाकर माल बेचता है, तो इस कंडीशन में आपके ट्रैवलिंग के खर्चे लगते हैं, वो भी यहाँ आते हैं। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस से मतलब आपका होता है क्या, फिक्स एक्सपेंसेस, यानी वो फिक्स एक्सपेंसेस जो आप चाहे काम करो चाहे नहीं करो वो आपको देने ही पड़ेंगे, उनको एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस बोलते हैं। इसके अलावा ट्रेड एक्सपेंस, कई लोग क्या करते हैं कि ट्रेड का मतलब ट्रेडिंग और ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा देते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेड का मतलब होता है बिजनेस एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिजनेस एक्सपेंस, और बिजनेस करने के एक्सपेंसेस जो हैं वो कहाँ आते हैं, P&L अकाउंट में। इसके अलावा और भी कोई जनरल एक्सपेंस ऑफिस में किए गए हो, चाय पानी के खर्चे, वो भी सारे आपके P&L अकाउंट की डेबिट साइड में आ सकते हैं, सारे खर्चे डेबिट में आने ऑफिस के। इसके अलावा आपने माल को सेलिंग करने में कोई खर्चे किया हो, ये डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि ग्राहक के घर तक माल पहुंचाने का खर्चा। भाई उसने आपसे टीवी खरीद लिया, अब आप टीवी जो उसके घर तक तो पहुंचाओगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे कहलाते हैं। इसमें क्या क्या आता है, एक तो कैरेज आउटवर्ड, यानी वो गाड़ी भाड़ा जो घर तक माल पहुंचाएगा, या कैरेज ऑन सेल्स भी कहते हैं इसको। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट, माल बेचने के लिए आप न्यूज़पेपर में, टीवी में एडवर्टाइजमेंट देते हो, वो भी सेलिंग का खर्चा है। कमीशन हो सकता है कि आपके एजेंट्स हों, उन एजेंट्स को भी आप सेल करने पे कमीशन देते हो, तो वो भी यहाँ जाएगा। ब्रोकरेज हो सकता है कि आपने ब्रोकर जो दलाल हैं वो अपॉइंट कर रखे हैं, उनको ब्रोकरेज दे रहे हो। बैड डेट्स, जब आप माल बेचोगे तो कुछ बुरे ग्राहक भी आपके हाथ लगेंगे और हो सकता है कि वो आपका पैसा खा जाएं, तो वो बैड डेट्स हो गया, वो भी आपका P&L अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। एक्सपोर्ट ड्यूटी, हो सकता है कि आप इंटरनेशनली भी माल जो है बेचते हैं, उस कंडीशन में आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करनी है, तो वो एक्सपोर्ट ड्यूटी भी P&L अकाउंट के डेबिट साइड में आती है। इसके अलावा पैकिंग चार्जेस, जब आप माल बेचते हैं तो पैक करना पड़ता है, पैकिंग के भी मटेरियल लगता है, उसके भी आपके खर्चे लगते हैं, वो आ जाते हैं। डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, जो वैन जो है ग्राहक के घर तक माल लेके गई है, उसके भी खर्चे हुए होंगे, पेट्रोल वगैरह, ड्राइवर वगैरह के खर्चे, वो डिलीवरी वैन एक्सपेंस है, वो भी P&L के डेबिट में आ जाते हैं। स्टेबल एक्सपेंसेस का मतलब भी फिक्स एक्सपेंसेस से ही होता है, स्टेबल है, फिक्स हैं, होंगे ही होंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का मिनिमम खर्चा है, वो लगना ही लगना है, फोन का मिनिमम 200 रुपये महीने का है, वो लगना ही लगना है, वो सब स्टेबल एक्सपेंसेस कहलाते हैं और P&L अकाउंट की डेबिट साइड में आते हैं। तो ये हो गए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे। इसके अलावा भी और भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं जो आ सकते। देखो सारे आइटम नहीं आएंगे, लेकिन अगर आपको आइटम्स की ओवरऑल जानकारी है तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये खर्चे कहाँ आएंगे। इनकी लिस्ट को थोड़ा 2-4 बार पढ़ोगे, ये तभी याद होगी, और जब 5-7 क्वेश्चन कर चुके होंगे तो आपको इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। पर आप ये सोचो कि आप ये ऐसे पूरी रट लेंगे, ऐसा नहीं होता। एक अंदाजा चाहिए होता है कि आइटम कहाँ आएगा। क्या जैसे और भी खर्चे, जैसे डिस्काउंट है, जो कैश डिस्काउंट आपने कैश बुक में अलाउड किया था, वो सारा डिस्काउंट आपका यहाँ आता है, तो वो भी आपका डेबिट साइड में आ जाएगा, क्योंकि वो भी आपका खर्चा है। इसके अलावा और देखो, रिपेयर है, छोटे मोटे ऑफिस में रिपेयर कराए, कोई ट्यूबलाइट खराब हो गई, कोई पंखा चेंज कराना पड़ा, वो रिपेयर। डेप्रिसिएशन, ऑफिस में एसी है, फर्नीचर है, और भी चीजें हैं जिनकी रिपेयरिंग करानी पड़ सकती है, जिन पे डेप्रिसिएशन लगा हो। इंटरेस्ट, आपने कोई लोन वगैरह ले रखा है, उस पर आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा है, डेबिट आपका खर्चा हो गया। बैंक चार्जेस, बैंक आपका साल भर आपका काम कर रहा है, पैसा लेना देना, एंड में वो भी चार्जेस जो है वो लेगा, तो वो बैंक चार्जेस भी आपके यहाँ आ जाएंगे। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, हो सकता है कि एम्प्लॉइज को एंटरटेन करने के लिए आपने दलेर मेहंदी को बुलाकर गाना गवाया हो, या फिर किसी और जने को आके नचवाया हो, दैट्स वाई आपके एंटरटेनमेंट के जो खर्चे हैं, क्योंकि ये एम्प्लॉई के लिए किए गए हैं और ये कस्टमर के लिए किए गए हैं, तो ये आपके खर्चे हैं। कन्वेंस एक्सपेंसेस, जाने आने का खर्चा। डोनेशन व चैरिटी देते हो, डोनेशन जैसे दिवाली आने वाली है तो उसकी सफाई के लिए या रोशनी के लिए आपने कोई चंदा दिया। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, एसेट को आपने बेचा, बेचने पे आपका लॉस हुआ, तो इस तरीके से काफी सारे खर्चे आपके डेबिट साइड में आते हैं। अब आप क्रेडिट का टोटल करेंगे, क्रेडिट में से डेबिट को लेस कर देंगे, बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा आपका नेट प्रॉफिट, और ये नेट प्रॉफिट हो जाएगा ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से P&L की लिस्ट काफी बड़ी है, 2-3 बार आपको पढ़नी पड़ेगी कि कौन सा आइटम कहाँ आते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि सर P&L अकाउंट क्यों बनाते हैं, तो P&L अकाउंट हम बनाते हैं नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए। आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बैलेंस शीट
तो देखिए बैलेंस शीट की हेडिंग होती है 31 मार्च को बनती है, इसको लिखते हैं बैलेंस शीट एज एट का मतलब है लास्ट वर्किंग आवर। तो नॉर्मली मान लेते हैं कि 31 मार्च को शाम को 8 बजे आपका लास्ट वर्किंग आवर होता है, उस डेट पर उस टाइम पर आपकी बैलेंस शीट क्या पोजीशन बता रही थी वो चीजें आप यहाँ लिखेंगे। वैसे जो अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर है ये बैलेंस शीट आप देख चुके हैं, लेकिन अब थोड़ा सा और डेप्थ में देखेंगे। वही दो साइड्स हैं, एक तो लायबिलिटी है एक एसेट्स है। एसेट्स में क्या क्या है, एक तो करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स आप जानते हैं वो एसेट्स जिनको कि आप 12 मंथ में कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। खैर आपको तो यहाँ लिखनी है, कैश इन हैंड आपकी एसेट है, बैंक में जो पैसा आपका पड़ा है वो भी आपकी एसेट है। बिल रिसीवेबल यानी जिन बिलों पर आपको पैसा रिसीव होना है, देखो किसी भी चीज पर जिस पे आपको पैसा रिसीव होगा वो आपकी प्रॉपर्टी है, वो आपकी एसेट है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कहीं शॉर्ट टर्म के लिए आपने पैसा लगा रखा है 2-4 महीने के लिए, तो वो भी आपकी एसेट है। सन्डी डेटर जिनको आपने उधार में माल बेचा था उनसे भी आपको पैसा रिसीव होगा। ये बात मैंने आपको बताई कि जहां से भी आपको इन फ्यूचर पैसा रिसीव होगा वो सब आपकी एसेट्स होती हैं, ये अपन को ध्यान रखना है। आगे चलें, क्लोजिंग स्टॉक ईयर एंडिंग में आपने वैसे क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में भी लिखा होगा, ये वो क्लोजिंग स्टॉक है। इसके अलावा कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस आपने फ्यूचर के खर्चे अभी से पे कर दिए तो फ्यूचर में जाकर आपको ये खर्चे पे नहीं करने पड़ेंगे, ये भी आपकी एसेट्स है। एक्रूड इनकम यानी इनकम अर्न तो कर ली बट अभी तक रिसीव नहीं हुई, इसे हम बोलते हैं अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, ये एक्रूड इनकम भी आपकी एसेट है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कोई पैसा आपने 2-4 साल के लिए लगाया है वो भी आपका पैसा इन्वेस्टमेंट ही है, वो भी आपकी एसेट ही है। इसके अलावा फिक्स एसेट में आपने कहाँ कहाँ पैसा लगाया होगा, फर्नीचर ऑफिस में या फैक्ट्री में कोई फर्नीचर है। लूज टूल्स जैसे छोटे मोटे औजार जैसे होते हैं, रिंच है, पाना है, प्लास है, पेचकस है, ये सब लूज टूल्स हैं, ये भी एसेट्स हैं। मोटर व्हीकल आपकी बिजनेस के अंदर कोई मोटर वगैरह है। प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है। पेटेंट है, कोई आपने इन्वेंशन किया था उसका पेटेंट आपके पास है, आप उसके मालिक हैं तो वो भी आपकी एसेट है। और इसके अलावा गुडविल, आपकी गुडविल इतने साल आपको बिजनेस करते हुए हो चुके हैं, दैट्स वाई आपकी कोई गुडविल की जो वैल्यू है कि आज की डेट में अगर आपके बिजनेस को बेचे तो उसकी गुडविल कितनी होगी, वो भी आपकी एसेट्स है, वो भी एसेट साइड में आएगी। लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा, देखिए लायबिलिटी साइड को सबसे पहले बात करते हैं करंट लायबिलिटीज की। करंट लायबिलिटीज देखिए जो कि आपको 12 महीनों के अंदर पैसे चुकाने हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट, मैंने आपको बताया था कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, द नेगेटिव बैलेंस ऑफ बैंक, वो आपकी लायबिलिटी है तो बैंक आएगा कि ये पैसे आप चुकाइए। बिल पेएबल, जिन फ्यूचर में जिन बिलों पर आपको पेमेंट करना है वो बिल पेएबल है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिनसे आपने उधार में माल खरीदा है वो आपकी लायबिलिटी, आपको उनको फ्यूचर में पेमेंट करना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कि हाँ भाई आपने काम तो करा लिया, पेमेंट अभी तक किया नहीं है तो पेमेंट पूरा करना आपकी लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यहाँ आ जाएंगे। अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम का मतलब होता है रिसीव्ड इन एडवांस, पहले से ही पैसा मिल गया, काम तो किया ही नहीं है, पैसा पहले ही मिल गया तो ये अनअर्न्ड इनकम है, ये भी आपकी लायबिलिटी है क्योंकि अब आपको काम करना पड़ेगा। इसके अलावा फिक्स लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं जो कि आपने 2-4-5 साल के लिए ले रखे हैं, इन फ्यूचर आपको पे करने पड़ेंगे तो ये आपकी लायबिलिटी है। कोई रिजर्व वगैरह वैसे आएगा नहीं लेकिन फिर भी याद कर लें, रिजर्व जो है वो भी आपकी लायबिलिटी होता है। कैपिटल, ये कैपिटल कौन सी है, ये ओपनिंग कैपिटल है, क्वेश्चन में गिवन होगी ओपनिंग कैपिटल। उसमें जो भी नेट प्रॉफिट आपने P&L से निकाला उस नेट प्रॉफिट को आप ऐड कर दें। कोई ड्राइंग आपने की है तो उसे लेस कर दें। इनकम टैक्स भी मैंने कहा था कि ड्राइंग सी होती है उसको भी लेस कर दें। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी मैंने कहा था ड्राइंग होती है उसको भी लेस कर दें और उसका टोटल जो है वो बाहर लिख दें। ये कौन सी कैपिटल कहलाएगी, ये आपकी कहलाएगी क्लोजिंग कैपिटल। इस तरह से सारी लायबिलिटीज लिख दी, सारी एसेट लिख दी, दोनों साइडें आपकी इक्वल आ जाएंगी। ये इक्वल आ गई तो इसका मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई है, अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाइड है, आपका आंसर जो है वो एकदम ठीक है। क्लियर है, तो ये आपके तीनों फॉर्मेट हैं जो कि अपन ने देखे, ट्रेडिंग का फॉर्मेट, P&L का फॉर्मेट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट। सही है, तो ये चीज अपन को स्पेशली ध्यान रखनी है। इसमें भी बैलेंस शीट के लिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी दी गई है। ग्रुपिंग का मतलब है कि देखो बैलेंस शीट के में ग्रुप बने हुए हैं, करंट लायबिलिटी है तो सारी करंट लायबिलिटी यहाँ दिखाई गई है, करंट एसेट्स है तो सारी करंट एसेट यहाँ दिखाई गई है, कैसे फिक्स एसेट है तो सारी फिक्स एसेट यहाँ है। तो इस तरह से इसको बोलते हैं ग्रुपिंग करना, कि सेम नेचर के एसेट्स जितनी भी करंट लायबिलिटी है तो एक साथ दिखाई जा रही है, इसको बोलते हैं ग्रुपिंग करना। और देन आता है मार्शलिंग। मार्शलिंग का मतलब होता है ऑर्डर, यानी इनको दिखाने का भी एक ऑर्डर है कि पहले करंट एसेट्स आई हैं,
फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और फिर फिक्स एसेट्स हैं, यानी करंट एसेट्स सबसे पहले हैं। तो ये कहलाता है इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, यानी जो मोस्ट लिक्विड एसेट्स आपकी जो कि इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकती है वो पहले आएगी, जैसे कैश इन हैंड। तो ये इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। अगर तो इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में क्या होता है, कैश इन हैंड सबसे पहले आता है और सबसे एंड में क्या आता है, गुडविल। अगर ये इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस होता है, यानी परमानेंट चीज पहले देखनी है, तो फिर सबसे उल्टा हो जाता, सबसे पहले गुडविल आती और सबसे एंड में क्या आता, कैश इन हैंड आता। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से ऑर्डर पे बना रहे हैं, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी बना रहे हैं या इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। वैसे ऑर्डर जो है स्कूल लेवल एग्जाम में ज़्यादा मैटर नहीं करता है, तो वो इतना मैटर आपके लिए नहीं करेगा। तो आप इस फॉर्मेट्स को बार बार इनको पढ़ें, एक दो बार आप क्वेश्चन करेंगे तो हो सकता है आपको हेल्प भी लेनी पड़े और ये क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।